इस वीडियो में हम लोग ग्रुप 15, 16, 17, 18 के जुलाई, अगस्त, सितंबर शिफ्ट के क्वेश्चंस को कवर करेंगे ईयर 2021। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। काफ़ी हद तक क्वेश्चन जो हैं, जो मैंने फरवरी और मार्च वाले शिफ्ट का वीडियो बनाया है उसी से कॉमन है। जहाँ भी ज़रूरत होगा मैं अपने नोट्स पे आपको रेफरेंस दे दूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। कह रहा द केमिकल नेचर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड P4O10। ठीक है, तो देखो पहले ये जानना है जो P4O10 है, P4O10 लिखें या P2O5 लिखें, इसी का ये डाइमर है, डबल कर दोगे तो ये आएगा। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये भर भर के मिलता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और मैं आपको स्टोरी भी बताता हूँ कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहले तो ये अल्कोहल में यूज़ होता था। अल्कोहल को जब आप ट्रीट करते हो, इन दोनों में से कुछ भी ले लो, मैं P2O5 लिख देता हूँ, हीटिंग, तो अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल से ये पानी निकाल देता था। ईथर बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। ठीक है, सिर्फ इसी प्रॉपर्टी के कारण ये ROR पानी निकल गया, यहाँ से ये वाटर हट गया, तो ROR बच गया। ओके, तो एक तो ये मेथड था, दूसरा और मैं बताता हूँ। RCOONH4 होता था। ठीक है, इसको भी जब आप P2O5 से ट्रीट करते थे हीटिंग, तो इसके सारे वाटर 4 हाइड्रोजन और दोनों ऑक्सीजन को बाहर कर देगा H2O बनाने के लिए। तो 2H2O बाहर, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन बाहर हो गए, तो बचा क्या, R, C और N, तो RCN साइनाइड बनता था इससे। ठीक है, ऐसे ही कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो या नाइट्रिक एसिड, कुछ भी, जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो आप, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको ट्रीट करें P2O5 से, तो कुछ नहीं, इसका दूसरा मॉलिक्यूल लो, इसको कहते हैं एनहाइड्राइड। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से जब हम पानी निकाल दें, बहुत बार आ चुका है मेरे वीडियोज़ में, पानी हटा दोगे, और ये पानी कौन हटाएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो कि P2O5 पिक्चर में आएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा RC+O, एसिटिक एनहाइड्राइड। यही स्टोरी HNO3 में भी होनी है। पहले मैं HNO3 का स्ट्रक्चर लिखता हूँ। N+O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड OH। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलता है, नाइट्रेशन रिएक्शन में यही स्ट्रक्चर इसी तरीके से बताया जाता है। ये रहा दूसरा मॉलिक्यूल, ऊपर वाले की कॉपी, पानी निकालना है ना, तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो दूसरा मॉलिक्यूल लिया, और जब आप इसको P2O5 हीटिंग करोगे तो फिर से यही वाटर निकालना है, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये अपने दिमाग में बैठा लो, कभी भी ये दिखे तो पानी निकालो। तो ये क्या बन जाएगा, N2, 2 नाइट्रोजन है, पानी को कंसिडर मत करो, 2 नाइट्रोजन और 5 ऑक्सीजन, 1 2 3, ये चौथा, ये पाँचवा, तो 2 नाइट्रोजन 5 ऑक्सीजन, N2O5 बन गया विद द रिलीज ऑफ वाटर। ओके, तो हमारे पास N2O5 है। अब पूछा है कि इसका नेचर कैसा हो, केमिकल नेचर, एसिडिक वगैरह वगैरह। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, फिर से एक बार मैं रिकाप कराता हूँ, 20 बार बता चुका हूँ मैं। कोई भी मेटल का ऑक्साइड वो बेसिक, एम्फोटेरिक या एसिडिक हो सकता है, इसीलिए मैं उस पर नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में जहाँ जहाँ ज़रूरत है मैंने डिटेल बताया हुआ। अभी सिर्फ मेरे को नॉन मेटल के ऑक्साइड से मतलब है। तो जो नॉन मेटल का ऑक्साइड्स होता है, दे ऑल आर एसिडिक। जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं, ऑल आर एसिडिक, एक्सेप्ट कौन कौन, वो मैं बता रहा हूँ। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड देखो, N2O है, NO है, N2O3 है, NO2 या N2O4 लिख दो, एंड N2O5 है। आप कहोगे सर ये किस बेसिस पे लिखा है, तो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे, यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ +2, यहाँ पे इसका +3 है, यहाँ पे +4, यहाँ पे भी +4 है, इसी का डाइमर है ये, और ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड्स, ठीक है ना, वो एसिडिक होते हैं एक्सेप्ट ये दोनों न्यूट्रल होंगे। और इसीलिए एक जनरल स्टेटमेंट है, नॉन मेटल, ये पूरा ही अब जनरल कह रहा हूँ, कोई भी नॉन मेटल का ऑक्साइड वो हमेशा एसिडिक होगा एक्सेप्ट 3, 2 तो ये हो गए और एक कार्बन मोनोऑक्साइड, सिर्फ यही तीनों न्यूट्रल होते हैं, बाकी सारे एसिडिक होते हैं। दीज ऑल आर एसिडिक। तो इसीलिए N2O5 इसी लिस्ट में है, तो ये एसिडिक नेचर का होगा, इट इज़ एसिडिक। ठीक है, इसको अगर पानी में डिजॉल्व करोगे तो वही HNO3 मिलेगा। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 15 हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। देखो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वही होगा जो बहुत आसानी से हाइड्रोजन दे। तो पहले ये सभी का ग्रुप 15 आ जाओ, NPAS SB बिस्मथ।
तो ऊपर से हम नीचे जाएंगे तो साइज़ बढ़ता जाएगा। तो फॉस्फोरस का साइज़ कुछ ऐसा है और ये हाइड्रोजन। आर्सेनिक का साइज़ लार्ज और ये हाइड्रोजन। Sb का साइज़ और भी लार्ज और ये हाइड्रोजन। और बिस्मथ तो हद कर देगा और ये हाइड्रोजन। यही है मतलब। अब आप चेक कर लो किस में न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जिसमें न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा वो आसानी से टूटेगा, क्योंकि जितना न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस कम होगा बॉन्ड उतना ही मजबूत होता है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस पास तभी आ रहे हैं जब उसके बीच का इलेक्ट्रॉन उनको खींच के पास ला रहा है, बहुत मजबूती से खींच रहा है, क्योंकि यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इसके न्यूक्लियस को बहुत स्ट्रांगली खींचेगा तो ये दोनों पास आएंगे और बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। तो जहाँ पे भी बॉन्ड लेंथ छोटा होता है तो हम मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसने बहुत तगड़े ढंग से खींचा हुआ है। तो यहाँ पे तो और भी ज़्यादा डिस्टेंस है। ठीक है, तो सबसे मजबूत ये हो गया। अब इससे कितना भी कोशिश करो हाइड्रोजन खींचने का बहुत ताकत लगाना होगा। तो जब ये हाइड्रोजन रिलीज़ नहीं करना चाह रहा है, बहुत ताकत लगाना पड़ रहा है, तो ये पुअर रिड्यूसिंग एजेंट सबसे आसानी से ये रिलीज़ करेगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो ये बहुत आसानी से टूटेगा और ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ 15 में नहीं, 16, 17 सब में यही लगता है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा है, कौन अच्छा एसिड है, सबकी एक ही कहानी है, कौन अच्छे से H दे रहा है। एसिड के लिए कौन अच्छे से H+ दे रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए कौन अच्छे से H- दे रहा है या H दे रहा है, यही स्टोरी लगनी है। ठीक है, ऐसे ही BCl के बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछे तो फिर से यही लगना है हर जगह। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख लो। तो इसीलिए जो सबसे लार्ज साइज़ का है इसमें बिस्मथ, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज़ करेगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं। अब कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एसिडिफाइड सल्फेट सोल्यूशन इज़, ये तो बहुत फेमस है, H2O2 का मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप मेरा हाइड्रोजन वाला वीडियो वॉच करना फरवरी और मार्च शिफ्ट का, जो मैंने हाइड्रोजन चैप्टर का बनाया, उसमें मैंने पूरी H2O2 की केमिस्ट्री एक साथ समझा दी थी। पूरा क्या पूछा जा सकता है सिर्फ एक पेज में। तो उसी में से मैं पिक करता हूँ। उसमें एक मेथड होता है H2O2 का प्रिपरेशन का, कि जब हम H2SO4 लेते हैं और इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये बनता है H+ एंड HSO4 नेगेटिव, यही है H2SO4। तो इसमें से एनोड पे नेगेटिव आयन जाता है, तो HSO4 माइनस एनोड पे जाएगा और ये दो मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर देते हैं H2SO8 विद द रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। एंड कैथोड पे इसका काउंटर पार्ट H+ जाएगा, तो 2H+ उस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और H2 बना देते हैं। ठीक है, तो जब भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यही रिएक्शन होना है, ये बनना है H2S2O8। अब देख लो कौन है H2S2O8, तो ये दिख जाएगा 2 हाइड्रोजन H2, 2 सल्फ़र H2 और 3 3 6 2 8 ऑक्सीजन। इसका नाम होता है पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें पेरोक्सी बॉन्ड होता है। पेरोक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन को कहते हैं पेरोक्सी बॉन्ड। तो यहाँ पे इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा H2S2O8 H2O2 के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर किसी को भी, ये तो आधा अधूरा हुआ ना, इससे रिलेटेड मैंने समझाया, लेकिन H2O2 के मैंने पूरा कंप्लीट लेक्चर ही तैयार कर दिया, वहाँ पे आप उसको वॉच कर लेना। हाइड्रोजन चैप्टर में है, H2O2 का क्वेश्चन आया था, पूरी केमिस्ट्री मैंने बता दी थी। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। अब कह रहा है द नंबर ऑफ Cl डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स इन क्लोरस, क्लोरिक एंड परक्लोरिक एसिड। तीनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, देखो क्लोरस अस कब लगता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। ठीक है, पर कब लगता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। हाइपो भी लगता है लोअर के लिए। तो क्लोरस और क्लोरिक दो फॉर्मूले पहले जानने हैं। तो HClO2, HClO3 एंड HClO4, ये हमारे पास पूरी स्टोरी है। तो ये क्लोरस, ये क्लोरिक, क्लोरस एसिड इसको कहते हैं, लोअर है। असॉरिक नहीं होता है, फेरस लोअर वाले को कहते हैं, फेरिक हायर वाले को कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को। वैसे ही क्लोरस हुआ, ये क्लोरिक हो गया, क्लोरिक एसिड। अब इससे भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे क्लोरिक, इसमें आप चेक कर लो। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इससे भी हायर +7 पे आ रहे हैं, तो इसके आगे हम पर लगा देते हैं, तो पर क्लोरिक हो गया, क्लोरिक एसिड। ये नेमिंग का पैटर्न, ये भी मैंने P-ब्लॉक, जो प्रीवियस वाला P-ब्लॉक का वीडियो है उसमें मैंने कवर किया हुआ है, यही 2021 का फरवरी और मार्च वाले में काफ़ी डिटेल में बताया है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं
उन चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ, उतना डिटेल नहीं बता रहा हूँ, बस एक बार रिकैप करा दे रहा हूँ आपका। और इससे भी कम अगर आ जाए, जैसे कि HClO, यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप फाइंड कर लो, ठीक है, ये आएगा ++3, यहाँ पे ये +1, तो ये हो जाएगा हाइपो, इसमें हाइपो वर्ड लगेगा क्योंकि और भी लेस हो गया, तो इससे लेस वाले में हाइपो। अगर इससे कम वाला कोई हो जो इनके बीच में लाई करे, +4 वाला, ठीक है, जो कि होता नहीं है, +4 वाला अगर लाई करे तो उसमें हम लगाएंगे इसके आगे हाइपोक्लोरिक। ये क्लोरस से कम है तो हाइपोक्लोरस हो जाएगा, क्लोरस एसिड। अब इसी के अगले अदर फॉर्म होते हैं, जैसे 2 मॉलिक्यूल से वाटर निकाल दिया, ठीक है, तो उसमें हम पायरो वर्ड लगाते हैं, ठीक है। किसी क्वेश्चन में आएगा तो मैं इसमें बता दूंगा, वैसे काफ़ी डिटेल में मैंने आपको सोर्स बता दिया कि जो फरवरी और मार्च वाला शिफ्ट मैंने पी ब्लॉक का तैयार किया हुआ है उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। तो अब इन तीनों के बारे में इसने पूछा है, तो इसका स्ट्रक्चर बस Cl डबल बॉन्ड OH, ये इसका स्ट्रक्चर है। Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, ये इसका स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो आप खुद चेक कर लो कितने कितने बॉन्ड्स हैं इसमें, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर 1 2 3 आ जाएगा। इसमें 1, इसमें 2 Cl डबल बॉन्ड हो, इसमें 3 Cl डबल बॉन्ड हो, तो इसीलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें ये 4 क्वेश्चंस थे जुलाई वाले में। अब अगस्त वाले पे आते हैं। ये अब आ गया अगस्त वाले शिफ्ट का क्वेश्चन। अब ये कह रहा है, ये सितंबर में पूछा हुआ है, द ऑक्साइड विदाउट नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड इज। तो सभी का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो N2O इसका स्ट्रक्चर है, N ट्रिपल बॉन्ड N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये N2O है, तो इसमें तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है। N2O4 का स्ट्रक्चर आता है, ये फेमस भी है, इसको थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं। N2O4 इज़ एक्चुअली NO2 का भाई। ये NO2 होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, ठीक है। यही डाइमराइज होता है, जब इसको लिक्विफाई वगैरह करोगे तो 2 NO2 पास पास आएंगे। तो जब 2 NO2 पास पास आते हैं ना, तो भाई ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो एक और NO2 को ये ढूंढता है जो सेम टेंशन में है, दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं, तो इसी का ये डाइमर है। तो कोई पूछे ये क्या है, तो आप कह दो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। लेकिन जैसे ही इसका लिक्विड फॉर्म लोगे, जहाँ ये पास पास आ गया, तो ये डाईमैग्नेटिक हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये पैरामैग्नेटिक, ये डाईमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक एक अनपेयर्ड होने के कारण ये कलर्ड होता है, ये ब्राउन होता है, ब्राउन कलर, और ये कलरलेस, कलरलेस होता है। तो इतने तो स्टोरी आपको ऐसे ही पता होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो इसका भी जब स्ट्रक्चर, ये तो मैंने बना ही दिया, इसमें एक बॉन्ड आ ही गया, N2O4 का स्ट्रक्चर डाइमर होने के कारण ये रहा। N2O3 का भी स्ट्रक्चर N N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, 3 है ना, डबल बॉन्ड O, ये रहा N2O3 का स्ट्रक्चर। तो इसमें भी बॉन्ड है नाइट्रोजन नाइट्रोजन का। N2O5 अभी मैंने बताया था, 2 HNO3 मॉलिक्यूल से पानी निकाल के, तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा N2O5 का, ये रहा, बीच में एक ऑक्सीजन आ गया, तो इसमें बॉन्ड नहीं है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में। कोई पूछे कि किसका एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का मतलब किस एसिड से के 2 मॉलिक्यूल से पानी निकाल के ये बना है, तो इसको कहते हैं एनहाइड्राइड। तो ये HNO3 का एनहाइड्राइड है। ये होता है HNO2 का एनहाइड्राइड। HNO2 के 2 मॉलिक्यूल से पानी निकालोगे तो ये बनता है, तो ये पता होना चाहिए। ये मिक्स एनहाइड्राइड होता है, HNO2 प्लस HNO3, इन दोनों का ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड होता है, तो ये भी एडिशनली ध्यान रख सकते हो। तो अभी फ़िलहाल हमारा ये आंसर होगा। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, S डबल बॉन्ड O इज़ प्रेजेंट इन, किसमें S डबल बॉन्ड O, अच्छा नहीं सॉरी, नंबर ऑफ S डबल बॉन्ड O प्रेजेंट इन सल्फ्यूरस, पेरोक्सो डाईसल्फ्यूरिक एसिड एंड पायरो। देखो पायरो आ गया ना, तो पायरो मैं बता देता हूँ। देखो पहले तो आप सल्फ्यूरस पे आ जाओ, H2SO3, ये बेसिक याद रखना होगा, ये सल्फ्यूरस एसिड है, एंड H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो बचपन से जानते हो। ये सल्फ्यूरस, ये सल्फ्यूरिक, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लो, ये +4 आएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ये +6 आएगा। अब +6 वाले और कौन कौन से फॉर्म होते हैं, देखो ये हुआ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसके आगे हम ऑर्थो वर्ड लगा देते हैं, ऑर्थो, अकेला, ठीक है। अब इसी के 2 मॉलिक्यूल, H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल से पानी निकालो, जैसे मैं निकाल रहा हूँ, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH और OH। तो जब किसी के 2 मॉलिक्यूल से पानी निकालो, तो जो बनने वाला कंपाउंड होता है ना,
उसके आगे हम पायरो वर्ड लगा देते, रहेगा वो सल्फ्यूरिक एसिड ही, क्योंकि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ही है इसका, ये निकला। ठीक है, तो इसको अगर आप क्लब करोगे तो ये H2S2O7 आएगा, 3 3 6 और ये एक 7वां ऑक्सीजन, तो ये आ गया H2S2O7। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो ये अभी भी +6 है, अगर +6 है तो सल्फ्यूरिक एसिड ही है। ठीक है, लेकिन आगे हम पायरो लगा देंगे क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से पानी निकाला है हमने, तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ये नाम हो गया। अब इसमें जब और मॉलिक्यूल से इस 3 4 बहुत सारे मॉलिक्यूल से आप पानी निकालना शुरू कर दोगे तो पायरो लगा देते हैं। ठीक है, जैसे एक H2SO4 है, ठीक है, उससे आप पानी निकाल के अटैचमेंट शुरू कर दो। H2SO4 से पानी निकालोगे 2 और 1, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल से लगाते हैं, तो वैसे उसको लिखेंगे SO3 होल N पॉली। ठीक है ना, तो उस केस में हम मेटा, ठीक है, मेटा वर्ड लगा देते हैं, मेटा सल्फ्यूरिक एसिड, पॉली मेटा सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे हम बोलेंगे, मेटा लिख दिया था मैंने, पॉली मेटा सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये पहले मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली H2SO3 से यही काम करें, ये सल्फ्यूरस एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड, इसके 2 मॉलिक्यूल से पानी निकाल के इसको बनाओगे, 2 मॉलिक्यूल से पानी निकाल के अगर इसका मैं बताऊं तो S डबल बॉन्ड O, H2SO3 है, डबल बॉन्ड O OH, यही है H2SO3। एक और ले लो, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O OH, और इससे पानी निकालो। ठीक है, H2SO3, अच्छा ये तो एनहाइड्राइड बन गया, इसमें H वगैरह है ही नहीं, ये तो डायरेक्ट एनहाइड्राइड, तो इसको तो हम एनहाइड्राइड कह देंगे। ठीक है, तो अगर मान लो H होता है इसमें तो उसको H के फॉर्म में लिखते हैं, जो कंपाउंड बन रहा है ना उसके आगे हम क्या वर्ड लगाएंगे, पायरो, पायरो सल्फ्यूरस एसिड लगा देंगे। तो ये मैंने नेमिंग का थोड़ा सा ओरिजिन बता दिया। ठीक है, अब आते हैं स्टोरी। और पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड तो अभी आया था H2O2 की प्रिपरेशन में, जो अभी मैंने कवर किया था ना, H2O2 के प्रिपरेशन में जो कवर किया था, ये उसी में मिला है हमें। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं सबका स्ट्रक्चर। तो सल्फ्यूरस एसिड, इसका स्ट्रक्चर तो अभी मैंने बनाया था, फिर से मैं एक बार बना देता हूँ इसके ऊपर, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O OH, ये सल्फ्यूरस एसिड। पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O OH, O O S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O OH, ये रहा पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। और पायरो, ये रहा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, ये बना हुआ है, इस ऑक्सीजन को रिटेन रखना है आपको। ये आ जाएगा S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O OH, और फिर O S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O OH, यही स्ट्रक्चर है। तो इसमें 1 2 3 4 डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O, इसमें भी 4 S डबल बॉन्ड O, और इसमें 2 डबल बॉन्ड O, तो 2 4 4, ये आंसर आएगा इस केस में। अच्छा, एक मेरे से गलती हो गई, ये ना H2SO3 है और मैंने इसको HSO3 बनाया हुआ है, ये एक मिस्टेक हो गया, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। ये रहा ना H2SO3 है ये, इसका स्ट्रक्चर कुछ नहीं, एक और H देना है तो ये OH दे दिया मैंने, ये रहा H2SO3 का स्ट्रक्चर। अच्छा, इसीलिए यहाँ पे भी मिस्टेक हुआ था, जो मैं इसका ना पायरो बनाना चाह रहा था। अब एक बार फिर से मैं पायरो समझा देता हूँ इसका, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर ही गलत बना दिया ना। OH, ये रहा H2SO3, और एक और लेते हैं H2SO3 OH OH, ये हटा दो, इसको हटाओगे तो अब H आ जाएगा, तो इसको क्लब करके लिखेंगे तो H2S2, 2 सल्फ़र है, 1 2 3 4 5 O5, ये बना। इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होने के कारण सल्फ्यूरस एसिड नाम होगा। अब सिंस 2 मॉलिक्यूल से वाटर निकाला है तो वही जैसे पायरो लगाया था, तो ये पायरो सल्फ्यूरस एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कवर हो गया। तो अब इसमें आ जाएगा, इसमें 1 डबल बॉन्ड O है और बाकी दोनों में 4 4 हैं, तो 4th ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स। देखो इस ये 2 चीज़ें NCERT थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है, वो NCERT ने दिया हुआ है, तो मैं एक बार अपने नोट्स पे लेके चलता हूँ आपको। ये देखो क्या ध्यान रखना है आपको, देखो NCERT में रिएक्शन विथ O2 का सेगमेंट ही है, तो इसमें भाई O2 से रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड ही देगा। तो जो ऑक्साइड की स्टेबिलिटी है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या है,
ये थोड़ा सा जिगजैग टाइप का है। आयोडाइड जो होते हैं, आयोडीन के ऑक्साइड्स मोस्ट स्टेबल होते हैं, उसके बाद क्लोरीन के ऑक्साइड आते हैं, और ब्रोमीन के ऑक्साइड लीस्ट स्टेबल होते हैं, चाहे कोई भी ऑक्साइड हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो ये बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, तो जो जो डिटेल्स है मैंने यहाँ पे लिख दिए थे। ठीक है, एक बार मैं इसका वीडियो भी मेरे फ्यूचर प्लानिंग में है, अभी तो मैं सिर्फ PYQ बना रहा हूँ, फ्यूचर प्लानिंग में है कि इसका वीडियोज़ भी बनाना है। ठीक है, तो एक तो ये याद रखना है, थोड़ा जिग जैक है, आयोडीन मोस्ट, ठीक है, उसके बाद क्लोरीन और ब्रोमीन लीस्ट, ऑक्साइड की स्टेबिलिटी। एक चीज़ और जिस पे मेंस का ट्रैक रहा है क्वेश्चन पूछने का, वो है ये वाला पोर्शन, इंटर हैलोजन कंपाउंड में। देखो इंटर हैलोजन कंपाउंड में क्या है कि जो भी इंटर हैलोजन कंपाउंड में एक हैलोजन और दूसरे हैलोजन के बीच में बॉन्ड बने, उसको मैंने एक्स डैश से बनाया है। तो कोई भी इंटर हैलोजन कंपाउंड है, ठीक है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है अपने कॉरस्पॉन्डिंग हैलोजन से। सिर्फ F2 में एक्सेप्शन आता है। ये मेंस में फरवरी और मार्च में भी क्वेश्चन पूछा गया इस पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे ClF है तो इसकी रिएक्टिविटी, ठीक है, क्लोरीन से ज़्यादा होगी। ICl है तो इसकी रिएक्टिविटी, ठीक है, आयोडीन और क्लोरीन दोनों से ज़्यादा होगी। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड अपने कॉरस्पॉन्डिंग हैलोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है सिर्फ F2 को छोड़ के। जैसे अगर ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है Cl और F का, तो इसकी रिएक्टिविटी Cl2 से तो ज़्यादा होगी, नो डाउट, ये Cl2 से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, लेकिन जब फ्लोरीन आएगा तो फ्लोरीन से कम रिएक्टिव होगा, ये याद रखना। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड में सिर्फ फ्लोरीन की रिएक्टिविटी, ठीक है, वो ज़्यादा होती है। अब बाकी इंटर हैलोजन कंपाउंड ऑलवेज रिएक्टिव होते हैं दूसरे हैलोजन से। और फ्लोरीन का तो रीज़न सिंपल सा है, फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा होता है। फ्लोरीन आप देखोगे बहुत छोटा साइज़ होता है, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना लोन पेयर, वो बहुत पास पास आ जाते हैं, तो भयंकर रिपेल करते हैं एक दूसरे को, जिसके कारण ये अनस्टेबल हो जाता है। तो उसी को मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है लोन पेयर रिपल्शन। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, तो इसी पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी तो फिर आप लॉजिक से भी कैच कर लोगे। ठीक है, तो मैं आता हूँ अब वापस उस पेपर पे। ये आ गया, ये तो मैंने बता दिया। इसमें ऑर्डर क्या होगा, ये ऑर्डर होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ये टिक कर देना, आयोडीन और ब्रोमीन सबसे लास्ट में, क्लोरीन मिड में। नाउ नेक्स्ट आते हैं, द नंबर ऑफ हैलोजन्स फॉर्मिंग हेलिक 5 एसिड। हेलिक 5 का मतलब जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है। तो ये तो बहुत सिंपल है, जो ग्रुप 17 का एलिमेंट है FCl Br I, इसमें जो फ्लोरीन है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है पीरियोडिक टेबल का, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज -1 होती है। इसके अलावा कुछ ये होल्ड कर ही नहीं सकता है, सिर्फ -1। तो हाउ इट कैन बी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फ्लोरीन का सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। हाँ, अगर ये न्यूट्रल फॉर्म में आया तो ये 0 होगा, नेटिव फॉर्म में 0 होगा, अदरवाइज कंपाउंड फॉर्म में ऑलवेज -1। ये तो एसिड बनाना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ तो कंपाउंड ही बनाना होगा, उस केस में ये कभी भी +5 हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए जो फ्लोरीन होगा वो नहीं बनाएगा, उसके अलावा बाकी ये तीनों ही बनाएंगे, तो 3 आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ हैलोजन्स विच इज़ फॉर्मिंग, ठीक है, हेलिक 5 एसिड, ठीक है, वो यही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेलिक 5 एसिड ये आप समझ रहे हो ना, HClO3 HbRO3 HiO3, ये इन सभी में ऑक्सीडेशन स्टेटस का +5 है इनका, लेकिन फ्लोरीन के केस में पॉसिबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट आते हैं, ये तो अभी आप छोड़ दो, ये किसी काम का नहीं है, ये क्वालिटेटिव का है हमारा, तो क्वालिटेटिव अभी मैं इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि उसमें कुछ मैं समझा ही नहीं पाऊँगा, डायरेक्ट फैक्ट बताना होगा मुझे। अब यहाँ पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉर्म्ड मेनली व्हेन रेड फॉस्फोरस इज हीटेड इन अ सील ट्यूब एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 800 केल्विन। तो देखो ये फॉस्फोरस से रिलेटेड कहानी है, तो हम पूरी फॉस्फोरस, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये मार्च और अप्रैल वाला जो शिफ्ट था 2001 उसमें एज इट इज़ यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो एक बार मैं इसकी आपको थ्योरी पे ले चलता हूँ ताकि पूरी थ्योरी एक साथ ही क्लियर हो जाए। ये आ गया, अब यहाँ पे डिस्कशन था फॉस्फोरस का, तो मैं सिर्फ फॉस्फोरस में मेरा इंटरेस्ट है। देखो फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस 3 फॉर्मेट में होता है। वाइट फॉस्फोरस ये वैक्सी होता है, एनसीईआरटी ने दिया था इसीलिए मैंने लिख दिया है, क्योंकि कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, एनसीईआरटी में जो दिया है ना कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, ये आयरन ग्रे लस्टर होता है इसका, ठीक है, मेटल टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका। अब आ जाओ, जो वाइट फॉस्फोरस होता है, ठीक है, P4, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। मैं फिर से साफ़ सुथरे ढंग से एक बार और बना दूँ, P P P
पी ऐसे होते हैं और ये कनेक्टेड होते हैं। इनका बॉन्ड एंगल भी आप याद रखना, ये 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, जो मैंने यहाँ छोटा सा लिख रखा है। ठीक है, ये बहुत अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन है, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप देखोगे ये sp3 है, लोन पेयर के साथ 3 बॉन्ड हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड हैं और एक लोन पेयर sp3 है। और sp3 का नॉर्मल एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ पे आएगा तभी स्टेबल होगा। और आपने इसे ज़बरदस्ती 60 पे बेंड करके रखा हुआ है, जो 109 पे रहना चाहिए उसे ज़बरदस्ती 60 पे रखा है, तो इसमें एंगल स्ट्रेन आ गया, इसी कारण से ये अनस्टेबल होता है। और ये अनस्टेबल है तो ऑब्वियसली रिएक्टिव भी होगा, तो मोस्ट रिएक्टिव एलोट्रॉप होता है, पॉइजनस होता है। ठीक है, ये CH2 नॉन पोलर सॉल्वेंट होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई पोल्स नहीं है, नॉन पोलर कंपाउंड है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CH2 CCl4 में सॉलेबल होगा। ये डार्क में ग्लो करेगा, ग्लोज इन डार्क। ठीक है, और क्यों ग्लो करता है वो मैंने रिएक्शन लिख दिया, क्योंकि धीरे धीरे ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा होता है, P4O10 बना रहा होता है। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉलेबल है तो ऑब्वियसली पानी में इनसॉलेबल होगा, इतना याद रखना है। और ये रिएक्शन पता नहीं इसको एडवांस और मेंस दोनों को बहुत प्यार है, क्योंकि NCERT ने भी दिया हुआ है। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये और ये, तो ये दोनों को मैंने यहाँ लिख दिया है। ये PH3 बनाने का मेथड होता है। ठीक है, तो देखो P4 और NaOH के साथ जब ट्रीट करो एकदम रट लो, कोई दिमाग एग्जाम में लगाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि यही NCERT में 50 बार पूछा जा चुका है। तो P4 और NaOH के रिएक्शन से PH3 और NaH2PO2 मिलेगा, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड कहते हैं। और दूसरा P4 का रिएक्शन SOCl2 से और SO2Cl2 से कराने पे, जब SOCl2 से कराओगे तो PCl3, इसमें कम हेलोजन तो कम यहाँ पे मिला। ठीक है ना, और जब आप SOCl2 से कराओगे इसका रिएक्शन, SOCl2 लिखा हुआ है, 5 नहीं लगना चाहिए, SOCl2 से कराओगे तो PCl3 और SO2Cl2 से कराओगे तो PCl5 बनेगा। बाई प्रोडक्ट्स भी याद रखना है, BCO बार पूछ चुका है। SO2 तो खैर कॉमन है, इसमें H2Cl2 एडिशनली बनता है जब SOCl2 से हम कराते हैं। तो P4 प्लस SOCl2 विल गिव PCl3 प्लस SO2 प्लस H2Cl2 एंड P4 प्लस SO2Cl2 विल गिव PCl5 प्लस SO2। यही रिएक्शन होना है, इतनी केमिस्ट्री P4 के बारे में। अब जब वाइट फॉस्फोरस को मौका मिलेगा, ये देखो मौका मिलने का मतलब इसको हमने हीट किया, तो इसको हीट करेंगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट होगा। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल हो गया तो सबसे पहले इसका जो पॉइजनस बिहेवियर है वो नॉन पॉइजनस में आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डरलेस नॉन पॉइजनस। ठीक है, अब इसकी चेन नेटवर्क बन जाएगी। देखो इसका जो ये और ये कनेक्शन है ना दो, इसमें से एक कनेक्शन कट के अगले 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 यूनिट के साथ ये मिल के, ये P4 का एक यूनिट, ये P4 का एक यूनिट, फिर P4 का अलग यूनिट, सब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। P4 का मतलब ये वाइट फॉस्फोरस, तो वाइट 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 सब कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये जो पॉलीमरिक यूनिट बनता है इसको कहते हैं रेड फॉस्फोरस। तो वाइट फॉस्फोरस को जब हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड या 573 केल्विन तक हीट करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना 300 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर का जस्ट डबल है। रूम टेम्परेचर 300 होता है, 300 केल्विन 27 डिग्री 300 केल्विन, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 600 केल्विन है। ठीक है, तो फिर ये रेड फॉस्फोरस बन जाता है। अब ये जो रिएक्शन होता है ना, क्योंकि अनस्टेबल होने के कारण ये धीरे धीरे O2 से रिएक्ट करता है, अब ये O2 से रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए डज नॉट ग्लोज इन डार्क, डार्क में ग्लो नहीं करता है, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड CH2। इसके बाद तीसरा है ब्लैक फॉस्फोरस। जब आप रेड फॉस्फोरस को, यही क्वेश्चन अभी पूछा हुआ है, 803 केल्विन तक हीट करोगे स्टील ट्यूब में, 803 केल्विन तक, तो ये अल्फ़ा ब्लैक बनाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, अल्फ़ा ब्लैक। ठीक है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है इसका अल्फ़ा ब्लैक का। अब अल्फ़ा ब्लैक की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ठीक है, ये सबलाइम्स इन एयर, एयर में ये सबलाइम हो जाता है। ठीक है, अल्फ़ा ब्लैक में हैज़ मोनोक्लिनिक और रोम्बिक स्ट्रक्चर। ठीक है, दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ये भी एक वीडियो मैंने कवर कर लिया, अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं इतना इस पर स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ। ये मोनोक्लिनिक और रोम्बिक स्ट्रक्चर्स इसके होते हैं। ठीक है, और इसका भी कोई एयर के साथ ऑक्सीडेशन नहीं होगा, जैसे ये हो रहा था ना वैसे इसका भी कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, और इसी जब वाइट फॉस्फोरस को आप 473 केल्विन तक हाई प्रेशर पे हीट करो तो बीटा ब्लैक, ठीक है, ये बीटा ब्लैक फॉर्म होगा, और ये भी एयर में बर्न नहीं करता है अप टू 673 केल्विन। तो इतना NCERT ने दिया हुआ है, इतना फॉस्फोरस के बारे में। तो अभी इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो फिर से मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। ये तो तय हो गया कि अल्फ़ा ब्लैक बनेगा उस केस।
ये आ गया, ये अल्फ़ा ब्लैक, फॉस्फोरस विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट आते हैं, ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। पूछा है नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन द सेंट्रल एटम। ठीक है, तो इसका तो एक ही तरीका मैंने बताया कि हर एक की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लो, और हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक फार्मूला है हाफ वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। यही फार्मूला है। वी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, वी ऑफ सी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। एम का मतलब है मोनोवैलेंट स्पीशीज़, एम एस, कितने मोनोवैलेंट स्पीशीज़ अटैच्ड हैं सेंट्रल एटम से, मोनोवैलेंट स्पीशीज़ अटैच टू सेंट्रल एटम। सी का मतलब होता है कटायन, ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो उस पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको आपको माइनस करना है। कटायन पे पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव चार्ज को माइनस करना है। और ए मतलब है एनायन, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, उसको आपको प्लस करना है। या ऐसे सिंपल, ये भी और सिंपल मैं कर देता हूँ, फालतू में कन्फ्यूज़न क्यों। V प्लस एम माइनस सी, सीधे ये चार्ज है, जो भी चार्ज दिया हो उस पर प्लस हो माइनस हो। अगर माइनस होगा तो आप यहाँ माइनस पुट करोगे तो माइनस माइनस अपने आप प्लस हो जाएगा, और प्लस होगा तो सीधे, तो ये चार्ज, सिर्फ चार्ज, यही फॉर्मूला है हमारा। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन मैं फाइंड कर रहा हूँ। कैसे मैं लोन पेयर तक पहुँचूंगा, तो पहले हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर रहा हूँ। हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम बीच वाला एटम एक्सी, वो अपने आप दिख जाएगा आपको, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। सिर्फ हाइड्रोजन को मत रखना, वो एक बॉन्ड बनाने वाला कैसे बीच में आएगा, बीच में तो वही आएगा ना जो बहुत सारे बॉन्ड बनाए, तो हाइड्रोजन आ ही नहीं पाएगा। तो एक्स ही इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नोबल गैस है, ठीक है, तो ग्रुप 18 में है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम 8। कितने मोनोवैलेंट स्पीशीज़ इसके सराउंडिंग में, तो हम कह रहे हैं 2 फ्लोरीन है, दोनों हमें पता है फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, जो भी हेलोजेंस हैं, और हाइड्रोजन उनकी वैलेंसी 1 होती है, तो वैलेंसी 1 तो 2 हैं, तो इसको हम प्लस करेंगे। इसके ऊपर मुझे कोई चार्ज नहीं दिख रहा है 2 माइनस, जैसे सल्फेट पे 2 माइनस या क्लोराइड Cl माइनस लिखा रहता है, ऐसा कोई चार्ज दिख नहीं रहा है, इसलिए चार्ज की जगह मैंने 0 पुट किया। तो 8 + 2 10 का हाफ 5, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d। 5 ऑर्बिटल यूज़ किया मैंने लाइन से, एक s 3 p और एक d, 5 हो गए। ये हो गया। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे और लोन पेयर कितने होंगे, ये पता करना है हमें, क्योंकि ये 5 जो है ये सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को इंक्लूड करता है। तो सिग्मा बॉन्ड जेनॉन के बगल में जितने एटम है गिन लो, तो 2 फ्लोरीन मुझे दिख रहा है, तो इसका मतलब 2 सिग्मा होंगे, क्योंकि हर एटम एक सिग्मा से तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ये तय है। तो जेनॉन की बॉन्डिंग होनी है, क्योंकि यही बीच में ये चारों तरफ बॉन्ड बनाएगा, तो जितने इसके चारों तरफ एटम दिख रहे हैं, तो मुझे चारों तरफ सिर्फ 2 ही एटम दिख रहे हैं फ्लोरीन, तो 2 सिग्मा हो गए। तो 5 पूरा करना है, 2 सिग्मा से पूरा हो गए, तो बाकी 3 लोन पेयर से पूरे होंगे। तो इसमें मुझे पता चल गया लोन पेयर इसका 3 आएगा। ये रहा, इसका मैच हो गया 3 के साथ। अब यही चीज़ मैं इसमें अप्लाई करने जा रहा हूँ, इस वाले में अप्लाई करने जा रहा हूँ। फिर से हाइब्रिडाइजेशन, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर से जेनॉन है 8 प्लस मोनोवैलेंट स्पीशीज, आपको सर ये ऑक्सीजन है, मैं कहूँगा हटाओ, इग्नोर मारो, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है, डाईवैलेंट है, डबल बॉन्ड बनाता है, तो आप कहोगे सर फिर तो 2 ही रह गया, मैं कहूँगा ठीक है। तो फिर से वही आ गया 5 हाइब्रिडाइजेशन sp3d। अब सिग्मा की बात, सिग्मा में वेरिएशन होगा, तो इसके चारों तरफ आप देखो तो 2 2 4 4 एटम है। भले ही आपने ऑक्सीजन को उसमें काउंट नहीं किया हाइब्रिडाइजेशन में, डबल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये बॉन्ड तो बनाएगा ना सिग्मा। तो एक्सी के चारों तरफ 4 एटम है, 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन, तो हर एक के साथ सिग्मा बनाएगा, तो सिग्मा के लिए 4 सिग्मा की ज़रूरत होगी। तो 5 में से 4 सिग्मा हो गए, तो लोन पेयर के लिए सिर्फ एक बच गया, 1 लोन पेयर, क्योंकि यही दोनों मिलके हाइब्रिडाइजेशन के टोटल नंबर्स आते हैं। तो ये 4 हो गया, तो ये ऑब्वियसली 1 होगा, यानी इसका मैच 1 के साथ हो गया भाई। ऐसे ही इसको आप करो हाइब्रिडाइजेशन, इसका फॉर्मूला लगाओ। अब आप खुद से करो, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। 8 + 2, क्योंकि ऑक्सीजन को मुझे लेना नहीं है, तो ये आ गया 5। 5 में से अब सिग्मा कितने होंगे, ठीक है, 3 और 2 5, सिग्मा 5 हो गए, क्योंकि 5 एटम है इसके चारों तरफ, 3 ऑक्सीजन 1 फ्लोरीन, तो लोन पेयर के लिए कुछ भी नहीं बचा, 0, तो लोन पेयर इसका मैच होगा 0 के साथ। ऐसे ही XCF4 बनाओ, हाइब्रिडाइजेशन, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनॉन का है 8, और सारे के सारे मोनोवैलेंट है, क्योंकि फ्लोरीन का मोनोवैलेंट है, तो 8 + 4 8 4 12 का आधा 6 हो गए। तो सिग्मा कितने, 6 में से कितने सिग्मा, तो आप जो गिनती कर लो कि भाई जेनॉन के सराउंडिंग में कितने एटम, 4, तो 4 सिग्मा, तो इसका मतलब लोन पेयर कितने हो गए इसमें, 2, क्योंकि इन दोनों को मिला के 6 होना है, तो इसका मैच 2 से हो जाएगा। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहा है द नंबर ऑफ नॉन आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ PCl5। ये तो पिछले वीडियोज़ में भी आया है। देखो मैं ऑलवेज़ यही कहता हूँ, देखो PCl5 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है फॉस्फोरस का। तो जो भी इसकी हाइड्रोलाइसिस से ये ऑक्सी एसिड बनेगा, जो हाइड्रोलाइसिस से एसिड बनेगा, उसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। तो फॉस्फोरस के क्या क्या होते हैं, H3PO3 होता है, H3PO4 होता है, H3PO2 भी होता है, और ये सब इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो मैं कहूँगा इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो। तो आप कहोगे सर इस केस में आ रहा है +1, ठीक है, इस केस में आ रहा है +3, इस केस में आ रहा है +5। मैं कहूँगा बस 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 ये +5 वाला है, यही है। स्ट्रक्चर भी इसका पूछा जाता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फॉस्फोरस एक OH, एक डबल बॉन्ड O, बाकी 2 H फॉस्फोरस से डायरेक्टली जुड़े होते हैं। तो इसमें पूछे कि कितने आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, तो सिर्फ एक। जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है ना हाइड्रोजन, वही एसिडिक होता है, वही H+ के फॉर्म में निकलेगा, फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ नहीं है। तो देखने में 3 हाइड्रोजन है, लेकिन आयनाइजेबल सिर्फ 1 है, यही इसका एन फैक्टर भी कहा जाता है। ऐसे इसका स्ट्रक्चर ये होगा, 2 OH आएंगे और एक H अभी भी इसमें डायरेक्ट फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है। तो अगर H3PO3 कहा जाए तो इसमें 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन है। और जब हम इसकी बात करेंगे H3PO4 की, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा P डबल बॉन्ड O डबल 3 OH आएंगे, सॉरी 3 OH, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है ना और 4 ऑक्सीजन है, तो 3 OH आएंगे, ये स्ट्रक्चर होगा। इसमें तीनों के ही तीनों आयनाइजेबल हैं, तो इसमें तो कोई नॉन आयनाइजेबल है ही नहीं। और अभी पूछा है कितने नॉन आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम है, तो इससे बनने वाला एसिड ये, और इसमें एक भी नॉन आयनाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, सारे आयनाइजेबल है, सारे ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज़। ये तो देखो भाई वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको वहाँ पे ग्रुप 17 वाले में दूसरा कॉन्सेप्ट रेफ़र कराया था। मैंने बताया था यही कि जो कोई भी इंटर हैलोजन कंपाउंड हो XX-, जैसे कि FCl हो गया, ठीक है ना, ICl हो गया, IBr हो गया, इंटर हैलोजन कंपाउंड, 2 अलग अलग हैलोजन के बीच का कंपाउंड है। तो ऑल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन कॉरस्पॉन्डिंग हैलोजन्स एक्सेप्ट F2, यही लिखा हुआ था, एक्सेप्ट F2। जैसे कि FCl, हमें पता है ये Cl2 से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, लेकिन F2 से कम होगा, ठीक है ना। तो F2 से ऑलवेज इंटर हैलोजन कंपाउंड लेस रिएक्टिव होंगे, उसका वहाँ पे लिखा हुआ भी था लोन पेयर रिपल्शन, यही इसका रीज़न है, ठीक है। तो इसी पे बेस क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है Cl2 इज़ मोर रिएक्टिव देन ClF, कहाँ से हो सकता है भाई, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि Cl2 क्या कोई भी अदर हैलोजन है F2 के अलावा, वो अपने इंटर हैलोजन कंपाउंड से ज़्यादा रिएक्टिव होगा ही नहीं। तो इनकरेक्ट तो यही कैच हो गया, ये मोर रिएक्टिव कह रहा है। बाकी को वेरीफाई करते हैं, F2 इज़ मोर रिएक्टिव देन ClF, एकदम करेक्ट। ऑन हाइड्रोलाइसिस ClF गिव्स दिस, बिल्कुल सही। कैसे, अभी मैं बता देता हूँ। Cl और F लो, इसमें आप बता दो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर -, इसके ऊपर Δ+, और कर रहे हैं इसकी हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस में आप क्या कहोगे कि वाटर जो है यही देता है ना प्लस, और ये माइनस, यानी H+ और OH- का सोर्स है। तो मैं कहूँगा इसके नीचे सेट करो, तो आप कहोगे सर माइनस को प्लस की साइड ले जाएंगे। तो यानी जब H और OH आप लिखोगे तो ये माइनस जो है ये प्लस के साथ जाएगा Δ+ के साथ, और ये प्लस इस माइनस के साथ जाएगा। इसीलिए क्या बनेगा, HF बन गया एक, और दूसरा HOCl बन गया दूसरा। तो ये भी करेक्ट। F2 इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Cl2 इन एक्वा सोल्यूशन, एकदम सही। ये तो भयंकर, इसका तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और उसका एक ही रीज़न है कि F का लोन पेयर रिपल्शन इसके बॉन्ड को बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल कर देता है, टिकने ही नहीं देता है, तुरंत टूटेगा। तो कोई भी बस मिल जाए इसे रिएजेंट, दनादन उससे रिएक्ट करेगा, और तुरंत इसकी टेंडेंसी होगी F- में कन्वर्ट होने की। तो ये अपने आप को रिड्यूस करने में बहुत माहिर है, तो इसीलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। आई थिंक इतने ही क्वेश्चंस होंगे, यस इतने ही क्वेश्चंस हैं। तो दिस मच इन दिस वीडियो, ठीक है। इसमें हमारा दोनों शिफ्ट का, अगस्त और जुलाई वाला शिफ्ट का क्वेश्चंस 15, 16, 17, 18 ग्रुप के क्वेश्चंस कवर हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।